हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर। जैसा कि बेटा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क, ये जो 4 टाइप्स थे बेटा, वो हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे। यदि आपने वीडियो वो अभी तक नहीं देखा है तो बेटा मैं आई बटन पर या एंड स्क्रीन पर उसे डाल दूंगा और आप आसानी से इन चारों टाइप्स के बारे में जो रिस्क के हैं उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बेटा हम जो मेन 5th और 6th टाइप है, इकोनॉमिक रिस्क और नॉन इकोनॉमिक रिस्क, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। 5th जो रिस्क है उसका नाम है इकोनॉमिक रिस्क। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक रिस्क होती क्या है? तो इकोनॉमिक रिस्क आर दोज रिस्क विच रिड्यूस प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो बेटा ऐसी रिस्क जो कि बिजनेसमैन के प्रॉफिट को कम कर दें उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क। और ये जो रिस्क है बेटा वो 5 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क, स्टॉक मार्केट रिस्क, पीजी रिस्क, टैक्स स्ट्रक्चर रिस्क और इकोनॉमिक ट्रेंड रिस्क। तो बेटा इकोनॉमिक रिस्क के जो 5 टाइप्स है ना, अब उनको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। यदि हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क की, तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट के ही द्वारा डिसाइड की जाती है और इसमें जो गवर्नमेंट है वो जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, जैसे बिजनेसमैन को जो भी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है तो उन पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो ये सारा जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। यदि हाई इंटरेस्ट रेट है तो यह बिजनेसमैन के लिए ज्यादा रिस्की होगा। ज्यादा रिस्की इसलिए होगा क्योंकि यदि मान लीजिए बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो वो बैंक से लोन लेने जाएगा, वहां पर बेटा उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगा तो उसके प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। इसके उलट यदि मान लीजिए इंटरेस्ट जो रेट है, लोन पर दी जाने वाली जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर कम है तो बिजनेसमैन के लिए रिस्क भी कम होगा। और रिस्क कम क्यों होगा? क्योंकि उसे अपने लोन पर जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वो कम चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट रेट होती है जो कि लोन पर एक बिजनेसमैन को चुकानी पड़ती है, ये भी बेटा एक बिजनेसमैन के लिए रिस्क होती है। यदि रेट कम है तो रिस्क कम होगी, यदि रेट ज्यादा है तो रिस्क उसके लिए ज्यादा होगी। यदि हम सेकंड इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है स्टॉक मार्केट रिलेटेड रिस्क। तो स्टॉक मार्केट इज दैट प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज आर सोल्ड एंड परचेज। तो बेटा जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या जो डिबेंचर्स होते हैं वो बेचे और खरीदे जाते हैं। जैसे हमारा जो मार्केट होता है ना, नॉर्मल मार्केट, जहां पर हम सब्जी वगैरह और ग्रोसरी आइटम खरीदने जाते हैं, तो सेम इसी तरह से ये स्टॉक मार्केट भी होता है। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में बेटा शेयर्स और जो डिबेंचर्स हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। अब सपोज करिए कि आपने अपना जो पैसा है ना वो एक्स कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है। अब मान लीजिए उस शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ गई, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यदि मान लीजिए कभी उस शेयर का जो प्राइस है वो गिर गया, मतलब प्राइस कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपके बिजनेस को और आपके इन्वेस्टमेंट को लॉस उठाना पड़ सकता है। यदि शेयर्स के प्राइस रेगुलर गिरते जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क सहन करनी पड़ेगी लॉस के रूप में। यदि हम थर्ड इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है पीजी रिस्क। तो बेटा सबसे पहले ये जानो कि जो पी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन और जी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबलाइजेशन। तो जो प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है ना, इसकी वजह से भी एक बिजनेसमैन को रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। और वो कैसे हो सकती है तो देखते हैं। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बिजनेस हैं, अगर वो प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इन दिस गवर्नमेंट गिव्स मोर चांसेस टू द प्राइवेट सेक्टर टू डू द बिजनेस। और ऐसी सिचुएशन में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बिजनेस करने के लिए ज्यादा चांसेस देती है। अब जरा सपोज करो, पहले आप अकेले बिजनेसमैन थे जो कि गुड्स को प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके आने के बाद में और भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो मार्केट में आ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपका जो प्रोडक्ट पर जो प्रॉफिट कमाना था वो कम हो जाएगा। इसी तरह से यदि ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मींस इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज इन आवर कंट्री टू द बिजनेस। तो बेटा बिजनेस करने के लिए यदि हम फॉरेन कंपनीज को हमारी कंट्री में इनवाइट करते हैं तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन करेंसी स्टार्ट टू इंक्रीज। हाँ, इसका एक फायदा जरूर होता है कि जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी जो मुद्रा है, वो देश में आना शुरू हो जाती है और इस तरह से हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये फायदा गवर्नमेंट को होता है, बिजनेसमैन के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने लगता है। तो इस तरह से यदि ज्यादा पीजी होगा मतलब प्राइवेट
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप जैसे बिजनेसमैन के लिए ज्यादा कंपटीशन होगा, और ज्यादा कंपटीशन है इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और इसी तरह से यदि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कम है तो आपके लिए कंपटीशन कम होगा, और कम कंपटीशन की वजह से आपके जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लगेंगे। अगर हम फोर्थ इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है टैक्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए, जो टैक्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो हम इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, उनको इंक्लूड किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में वो सभी टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन किसी देश में काम करते हुए गवर्नमेंट को चुकाता है। तो यहाँ पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है अगर उनकी रेट ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट कम होने वाला है, क्योंकि आपका प्रॉफिट का जो ज्यादा हिस्सा है वो टैक्स पे में चला जाएगा। यदि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है, कम है, तो बेटा आपको प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट का कुछ ही हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यदि हम बात करें फिफ्थ इकोनॉमिक रिस्क के बारे में, तो वो है इकोनॉमिक कंडीशन रिस्क। अब देखो, इकोनॉमिक कंडीशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी और कस्टमर। तो बेटा जो मार्केट में कस्टमर है या जो सोसाइटी है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, मतलब वो आर्थिक रूप से मजबूत है या नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन रिलेटेड रिस्क। सपोज करिए कि आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां के जो कस्टमर रिच हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे और फिर बाद में आपको ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिस मार्केट में आप रहकर काम कर रहे हैं या आसपास के जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, सोशल पीपल हैं, वो सारे के सारे बेटा गरीब हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जो चीपर प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। और आपको पता है सस्ते प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी कम होता है। अब बेटा यदि हम मेन जो रिस्क है 6th पॉइंट नंबर वाली, उसके बारे में बात करें तो वो है बेटा नॉन इकोनॉमिक रिस्क। तो जो इकोनॉमिक रिस्क होती है वो मार्केट से रिलेटेड होती है, मतलब वहां पर हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम बात करें नॉन इकोनॉमिक रिस्क की, तो वो है बेटा नॉन इकोनॉमिक रिस्क आर दोज रिस्क विच आर नॉट रिलेटेड टू द मार्केट। मतलब ऐसे रिस्क जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल गिव्स पेन एंड सफरिंग टू द बिजनेस। लेकिन इसके बावजूद भी बेटा जो बिजनेस करते समय एक बिजनेसमैन को फिर भी वो पेन या सफरिंग का एहसास करवाती है, मतलब उसे इकोनॉमिक चीजों के अलावा भी कुछ ऐसी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि उसे सफर करना पड़े ड्यू टू चेंजेस इन पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट एंड नेचर। और ये सभी जो रिस्क है बेटा वो पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट और नेचर से रिलेटेड होती हैं। दीज रिस्क स्टॉप बिजनेसमैन्स अर्निंग फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और जो ये रिस्क होती है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक जो रिस्क होती है, वो बिजनेसमैन का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए बंद कर देती है। मतलब वहां पर जो बिजनेसमैन की अर्निंग्स है, प्रॉफिट है, वो कुछ समय के लिए कम होना शुरू हो जाते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक रिस्क में स्पेशली हम पॉलिटिकल रिस्क, सोशियो कल्चरल रिस्क और क्लाइमेट रिस्क, इसी के साथ में डेमोग्राफिक रिस्क को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए बेटा अब हम जो है पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और क्लाइमेट और डेमोग्राफिक जो रिस्क है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यदि हम फर्स्ट नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है बेटा पॉलिटिकल रिस्क। इफ ए बिजनेसमैन डोनेट्स टू द पॉलिटिकल पार्टी इन पोजीशन, तो देयर वुड नॉट बी एनी रिस्क टू रन द बिजनेस स्मूथली। तो बेटा किसी भी बिजनेसमैन को यदि किसी देश में रहकर या किसी विशेष जगह पर रहकर अपना बिजनेस करना होता है, तो उस जगह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको टाइम टू टाइम डोनेट करना पड़ता है। डोनेट का मतलब होता है कुछ चंदा टाइप में ऐसे कुछ अमाउंट वगैरह डिपॉजिट करवानी पड़ती है ताकि आपके बिजनेस को आगे जाकर कोई नुकसान नहीं हो। यदि इसके उलट if a businessman does not donate and follow the rules and regulation of the government, he has to suffer a lot things to run his business। यदि इसके विपरीत यदि मान लीजिए बिजनेसमैन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट नहीं कर रहा है और जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको अपना बिजनेस चलाते समय बहुत से रिस्क का या बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि उसके बिजनेस पर एक एडवर्स इफेक्ट होगा। यदि हम सेकंड नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है सोशियो कल्चरल रिस्क। तो बेटा इसमें हमने सोशल और कल्चरल दो तरह के रिस्क को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल रिस्क। इट इंक्लूड्स लेबर इश्यूज, ह्यूमन राइट वायलेशन इन वर्कफोर्स। तो बेटा जो सोशल रिस्क है ना, उसमें हम दो रिस्क को इंक्लूड करते हैं, एक तो लेबर से रिलेटेड इश्यूज और एक जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वर्कफोर्स के अंतर्गत, उसको हम शामिल करते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए अ बिजनेसमैन शुड सॉल्व लेबर इश्यूज। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, जो भी वहां पर लेबर वर्कफोर्स काम कर रही है तो उनके जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम शॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर हम बात करें लेबर इश्यूज की तो वो है वेजेस से रिलेटेड, जैसे कम मजदूरी वगैरह पे करना या फिर गुड वर्किंग जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करना चाहिए। एंड शुड नॉट एम्प्लॉय एनी चाइल्ड लेबर।
और किसी भी चाइल्ड लेबर को जिसकी एज 18 साल से कम हो उसको अपनी कंपनी में काम नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें कल्चरल रिस्क की, तो बिजनेसमैन हैज टू रेस्पेक्ट द कल्चर ऑफ द कंट्रीज वेयर ही इज डूइंग हिज इंटरनेशनल बिजनेस। तो बेटा कई बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो अपना जो बिजनेस है ना इंटरनेशनल लेवल पर भी करता है। तो जिन जिन कंट्रियों में वो अपना काम फैला रखा है या बिजनेस कर रहा है, तो उन कंट्रीज की जो कल्चर है उनका उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट उसके बिजनेस पर जरूर रहेगा। अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें तो फर्स्ट है जैसे अमेरिकन्स आर पंक्चुअल। आपको पता है जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक बिजनेसमैन को? द बिजनेसमैन इज सपोज टू डिलीवर गुड्स ऑन टाइम टू सच कस्टमर्स। तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनको एक बिजनेसमैन को बेटा जो भी गुड्स का डिलीवरी करना है वो टाइम पे करना चाहिए। अगर टाइम पे डिलीवरी कर रहा है तो उसे ज्यादा रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपना बिजनेस स्मूथली चला सकता है। यदि टाइम पर गुड्स का डिलीवरी नहीं कर रहा है तो उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। ऐसे हम यदि बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इंडियंस वांट्स मोर हॉलीडेज। अगर हम बात करें इंडियंस की, तो बेटा इंडियंस जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो बेटा ज्यादा हॉलीडेज की मांग करते हैं, जबकि जापानीज वांट्स मोर वर्क एंड लेस लीजर टाइम। और जापानीज जो लोग हैं ना, वो ज्यादा काम को प्रेफर करते हैं और उन्हें जो छुट्टियां हैं वो कम ही पसंद होती हैं, ताकि वो अपनी जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनको सेटिस्फाई कर पाए। तो यदि कोई बिजनेसमैन इंडिया में रहकर काम कर रहा है तो जो इंडियन एम्प्लॉइज है उनको ज्यादा छुट्टियां ऑफर करे, जबकि यदि वो अपना जापान में बिजनेस कर रहा है तो जापानीज जो लोग है ना, उनको ज्यादा काम से प्यार होता है और उनको कम छुट्टियों की जरूरत होती है। तो जापानीज जो लोग हैं उनको उनके अकॉर्डिंग ही रेम्युनरेशन वगैरह और जो भी सैलरी है उनका पे करना चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो क्लाइमेट रिस्क इंक्लूड एमिटिंग पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज थ्रू फैक्ट्री। यदि आप अपनी फैक्ट्री से जो ज्यादा पोल्यूटेड गैस एमिट कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, या ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने वाली गैसेज ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो इस तरह की जो रिस्क है वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क में इंक्लूड होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इफ बिजनेसमैन्स फैक्ट्री एमिट्स मोर पोल्यूटेटिव गैसेज, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। तो यदि बिजनेसमैन की जो फैक्ट्री है वो ज्यादा पोल्यूटेटिव गैसेस को रिलीज कर रही है, एमिट कर रही है, तो गवर्नमेंट वहां पर आकर हस्तक्षेप कर सकती है और हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी कंपनी को या फैक्ट्री को बंद ही करवा दे। एंड दिस विल नॉट अलाउ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। और इस तरह से बेटा आप अपने जो बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर सकते, आराम से अपना बिजनेस वहां पर ऑपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक इसी तरह से यदि हम लास्ट नॉन इकोनॉमिक रिस्क के बारे में बात करें तो वो है डेमोग्राफिक रिस्क। तो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड एज्ड पर्सन इज कॉल्ड द डेमोग्राफी ऑफ ए नेशन। यदि हम किसी भी देश की डेमोग्राफी की बात करें ना, तो बेटा इसमें स्पेशली जो चिल्ड्रन, यूथ, एज्ड पर्सन जो होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन है उनको इंक्लूड किया जाता है। तो एक्चुअल में जो चिल्ड्रन, यूथ, एज्ड पर्सन है, उनकी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। इस रिस्क में बेटा बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना होगा कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चे ज्यादा हैं, यूथ ज्यादा है या फीमेल्स ज्यादा हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्शन शुरू करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है और वहां पर बेटा बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में बिजनेसमैन हैज टू प्रोड्यूस मोर थिंग्स फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए ज्यादा जो चीजें हैं उसे प्रोड्यूस करनी होंगी, जैसे टॉयज वगैरह हो गए, किड्स के जो वियर्स हैं, मतलब बच्चों के पहनने की चीजें, कपड़े वगैरह, उनका प्रोडक्शन करना होगा, और किड्स के जो फूड आइटम्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करना होगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया में यूथ जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो ही हैज टू प्रोड्यूस मोर आइटम्स फॉर द यूथ। तो उसे यूथ के लिए ज्यादा आइटम्स को प्रोड्यूस करना होगा, जैसे जीन्स वगैरह हो गए, या फॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो हो गए, या जो टेक्निकल आइटम्स है जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर मोबाइल फोन्स हो गए। तो इन चीजों में बेटा क्या होता है, यूथ जो जनरेशन है ना वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, तो जो बिजनेसमैन है उसको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया में फीमेल्स की संख्या ज्यादा है, तो एक बिजनेसमैन को साड़ी वगैरह, ज्वेलरी आइटम्स वगैरह होते हैं और मेकअप से रिलेटेड जो आइटम्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक रिस्क के बारे में पता चल गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा मेरे चैनल का नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी।